हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एग्जाम नोट साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एटियोलॉजी, कॉमन रिस्क फैक्टर, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉमन मैनेजमेंट, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कॉमन रोल ऑफ नर्स। साइकोसिस का अलग डिस्कस करेंगे, न्यूरोसिस का अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर डिजीज़ कंडीशन साइकोसिस की आ रही है तब क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तब पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, और अगर न्यूरोसिस की आ रही है तब। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वीडियो डिस्कस करी थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस क्लियर करा था अपना साइकोसिस और न्यूरोसिस में, जिसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे जिससे आपको क्लियर हो सके कौन से ऐसे डिजीज़ कंडीशंस हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की जो साइकोसिस में आते हैं और कौन से न्यूरोसिस में आते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा एक अनदर वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी, जिसमें कि आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ एजुकेशन डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोसिस के में। साइकोसिस में आपकी कॉमन एटियोलॉजी क्या है? तो पहला है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। हो सकता है कि जीन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर हेरिडिटरी कोई है जिसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में जनरली क्या होता है, आपके जो ब्रेन है उसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें इम्बैलेंस मतलब कि या तो वो बढ़ जाते हैं या तो वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। फिर आता है ब्रेन इंजरी। अगर मान लो हेड में कोई इंजरी हो गई या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से वहाँ के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होगा। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेन में ट्यूमर, सीएनएस इन्फेक्शन, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, डिमेंशिया। कुछ आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि वो हार्मोन की वजह से आपके अंदर मेंटल डिसऑर्डर ला सकते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी किस में होती है आपको पता होना चाहिए, कि जिससे बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेंटल डिसऑर्डर होता है। सेम एज विटामिन C डेफिशिएंसी से भी होता है। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो ये कॉमन 15 कॉमन एटियोलॉजी जो आप साइकोसिस में लिख सकते हैं। फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, हो सकता है पहले किसी फैमिली मेम्बर्स को हो तो आप में आ रहा है। नेक्स्ट यंग एडल्टहुड है क्योंकि उसमें स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा होता है। सब्सटेंस अब्यूज़, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप इतना ज़्यादा सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, marijuana, ओपियोइड्स का यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती है। कोई पहले आपको साइकेट्रिक इलनेस था जिसकी वजह से ये हो गया। आपका कोई हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सोशल आइसोलेशन, आप सोसाइटी से इतना आइसोलेट रह लेते हो कि जिस कंडीशन से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। आपकी कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स या ऐसा फेस चल रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं सही है, मतलब कि इकोनॉमिक स्टेटस कम है, या फिर कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है। क्रोनिक मेडिकल इलनेस, हो सकता है कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप कर रही है। तो ये कुछ क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या आपको देखने को मिलेगा, तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, लॉस ऑफ इंसाइट, पुअर जजमेंट एंड सस्पिशियसनेस। नेक्स्ट और क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सोशल विड्रॉल, इमोशनल ब्लंटिंग, एग्रेसिव बिहेवियर, सेल्फ नेग्लेक्ट, पुअर सेल्फ केयर, स्लीप डिस्टर्बेंस, रिड्यूस कंसंट्रेशन, इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें साइकोसिस में देखने को मिलेगी। और साथ में आप ये बता सकते हैं कि उनको जो सोसाइटी है उससे आइसोलेट रहने का रहेगा और उनको रियलिटी से कांटेक्ट लॉस रहेगा, इंसाइट एब्सेंट रहेगी। जो डिफरेंस में हमने कुछ पॉइंट्स बताया था, आप बता सकते हैं कि इसमें पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, तो ऑफकोर्स ये बात है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन आपका मेन फोकस होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बाकी आप हार्मोनल टेस्ट और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है तो इसके लिए CT स्कैन, MRI करा सकते हैं। और कोई अगर लाइक साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना है तो कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जनरली किसके लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर MR है तो हम लोग इंटेलिजेंट क्वोशेंट को चेक करते हैं, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। नेक्स्ट आपका कॉमन मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में आप एंटी साइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट मूड स्टेबलाइजर ड्रग लेते हो अगर कि मूड स्टेबलाइज प्रॉब्लम है, लाइक अगर बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, तब उसमें हम लोग मूड स्टेबलाइजर्स लेते हैं, या मेनिया है तब लेते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग लेते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए। ECT कुछ केसेस में करते हैं, जैसे कि सीजोफेनिया में आपका बेस्ट ECT रहता है। ECT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।
नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजी क्या होता है, तो ऑफकोर्स ये होता है आप थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करते हो, डाइवर्शनल कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल में आती हैं। नेक्स्ट कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस आप किस पे बना सकते हो, तो आप उनका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है तो उस पे बना सकते हो, परसेप्शन डिस्टर्ब है उन पे बना सकते हो, रिस्क है कि वो वायलेंस कर सकते हो, ऑफकोर्स बात है वो हम कर सकते हैं, सेल्फ केयर डेफिशिएंट वो अपनी केयर खुद से कर ही नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी से आइसोलेट है उस पर आप बना सकते हो, वर्बल कम्युनिकेशन में देखोगे लड़खड़ाहट सी रहती है, थोड़ा सा डर से रहते हैं, या फिर कभी कभी इतना ज़्यादा बेकार रहता है कि आप ही डर जाओगे, दैट इज़ इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, इनफेक्टिव कोपिंग, कोई भी चीज़ होती है उसको कोप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म का रिस्क रहता है, इम्पेयर्ड रहता है सोशल इंट्रैक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन रोल ऑफ नर्स। कॉमन रोल ऑफ नर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला आता है इंश्योर सेफ्टी। ऑफकोर्स ये बात है, पेशेंट की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, पेशेंट अपने आप को हार्म ना करे इस चीज़ को देखना है, पेशेंट के साथ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना है, पेशेंट में असेस करते रहना है, मेंटल स्टेटस को कॉम्प्लिकेशन ना है, करेक्ट मेडिकेशन करेक्ट टाइम पे देना है, दैट इज एडमिनिस्टर मेडिकेशन, सारे राइट्स आपको फॉलो करना है, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते रहना है, आपको थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि तुम पागल हो, तुमसे क्या ही मैं बात करूँ, नहीं ऐसा नहीं है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है। फिर उसके बाद में इनकरेज करना है सेल्फ केयर। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज कह रहे हो कि जाओ अपने आप से कॉम करो, भाई वो अगर आज नहीं कॉम करा इसका मतलब ये नहीं कि वो 10th डे 11th डे भी कॉम नहीं करेगा। आप उसको इनकरेज करो कि थोड़ा 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 अपने आप पे ध्यान, अपना आप काम खुद से करें। मेंटेन करना है न्यूट्रिशन हाइड्रेशन को, प्रमोट करना है स्लीप को, एजुकेट करना है फैमिली एंड पेशेंट्स को, प्रिवेंट करना है कि कोई भी वायलेंस ना हो, लाइक हार्म ना करें, खुद सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, मेंटेन करना है कि जो इन्वायरमेंट है वो काम रहे, इंकरेज करना है कि सोशल इंटरेक्ट करें, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन करना है, असिस्ट करना है, रिहैबिलिटेशन। सो ये कुछ 15 आपके कॉमन रोल ऑफ नर्स हैं जो आप साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर के जितनी भी चीज़ आपको कॉमन चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे न्यूरोसिस को। न्यूरोसिस की कॉमन एटियोलॉजीज क्या है, तो न्यूरोसिस के पहले ही है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑफ कोर्स ये बात है जीन की वजह से हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो सकता है, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर ऐसे कि जो आप ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ोगे, वो ईटिंग डिसऑर्डर का मेन कॉज इसलिए होता है कि लड़कियों को ज़्यादातर तो फीमेल्स में देखने को मिलता है, और लड़कियों को पर्सनैलिटी का बड़ा आता है कि मैं अगर स्लिम ट्रिम रहूँगी तो ज़्यादा अच्छी मेरी पर्सनैलिटी रहेगी, तो जिसकी वजह से वो बुलिमिया, नर्वोसा और ये सारी जो आपके टाइप्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर के वो अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं। नेक्स्ट क्रॉनिक इलनेस, स्लीप डिप्रीवेशन एंड हार्मोनल चेंज। नेक्स्ट आपका क्या है, पुअर कोपिंग स्किल है, मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स भी हैं जैसे फैमिली की हिस्ट्री है, फीमेल जेंडर्स में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि मैंने बताया ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, चाइल्डहुड अब्यूज़ है, पुअर सोशल सपोर्ट, लो सेल्फ स्टीम, क्रॉनिक डिसीज, सब्सटेंस अब्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए 3 टाइप्स में होते हैं, वो भी क्लस्टर A, B, C। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, वरी, स्लीप डिस्टर्बेंस, फटीग, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशंस होंगे, स्वेटिंग होगा, ट्रीमर्स आएंगे, हेडेक होगा, मसल टेंशन होगा, पैनिक अटैक्स और इनसाइट प्रिजर्व रहेगी। इसका मतलब है इनसाइट क्या रहेगी, प्रेजेंट होगी, इनसाइट नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कर रहा, थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हो रही है, पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हो रही है, पर्सनालिटी अफेक्ट कर रही है, डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हो रही है। यहाँ के जो न्यूरोसिस है, यहाँ पे लोग थिंक कर सकते हैं लॉजिकली और वो अवेयर भी होते हैं कि मुझे हाँ कौन सी डिजीज़ है। नेक्स्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या कर सकते हो, ऑफकोर्स ये बताइए हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेन आप MSc करोगे दैट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी कराते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो कि कोई नर्व में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको पता चल सके, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए रेटिंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, CT स्कैन MRI करा सकते हो, और कोई मेडिकल असेसमेंट के लिए डिफरेंट अगर डायग्नोस कराना है वो करा सकते हो, ECG अगर ज़रूरत लग रहा है तब करा सकते हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हो, और स्क्रीनिंग करोगे कि कहीं सब्सटेंस अब्यूज़ का तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी कॉमन मैनेजमेंट। सबसे पहला आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ये साइकोटिक नहीं है तो इसमें हम लोग एंटी साइकोटिक नहीं देते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स का। नॉन फार्माकोलॉजी में आपकी थेरेपीज आते हैं लाइक CBT, बिहेवियर रिलैक्सेशन काउंसलिंग, और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, फैमिली थेरेपी, माइंडफुलनेस, योगा, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब नर्सिंग डायग्नोसिस आप किससे बना सकते हो, तो आप बना सकते हो एंजाइटी पे, फियर पे, इनफेक्टिव कोपिंग पे, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, सोशल आइसोलेशन, क्रॉनिक लॉस सेल्फ स्टीम, फटीग, इम्पेयर्ड कोपिंग, नॉलेज डेफिशिएंट, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस।
फिर कॉमन रोल ऑफ नर्स क्या, ऑफकोर्स ही बात है, आपको पता है कि थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाना, एंजाइटी लेवल को करना, प्रोवाइड करना, सपोर्ट इंकरेज करना कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, रिलैक्सेशन टेक्निक बताना, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, और उनके रिस्पॉन्स में और जो भी ट्रीटमेंट चला उनको मॉनिटर करना, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना, कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, हेल्थी लाइफ स्टाइल को इंकरेज करना, प्रमोट करना स्लीप हाइजीन को, रिड्यूस करना स्ट्रेस को, इंकरेज करना फॉलोअप को, प्रिवेंट करना रिलैप्स को। रिलैप्स इन द सेंस अगर आज कोई कंडीशन लाइक ओसीडी उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो ये फिर से उन पर्सन में ना डेवलप हो जाए। मेंटेन रखनी है कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेन करना है रिकॉर्ड रिपोर्टिंग, ये सारे आपके आते हैं कॉमन रोल ऑफ नर्स। इसी के साथ आपका न्यूरोसिस कंप्लीट हो गया है। हमने हर एक पॉइंट को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करा, बस मैंने आपको पॉइंट्स डिलीवर करें जिससे आपको पता चल सके कि कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। आई नो कि आपने ऑलरेडी 1 साल तक ये सब्जेक्ट को पढ़ा है, ऑफकोर्स ये बात है, पहले 6 महीने आपने MHN 1 को देखा है, अब इस 6 महीने MHN 2 को देखा है, आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी नॉलेज है। बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है। डिटेल में वीडियो रहेगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, और डिटेल के लिए हर एक यूनिट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उससे हर एक वीडियो, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने एग्जाम के लिए कवर अप कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।